हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। लीनियर प्रोग्रामिंग की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। सो बाय डुअलिटी, बाय दिस टर्म व्हाट डू वी मीन? डुअलिटी का मतलब है दैट आवर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स दे एग्जिस्ट इन पेयर्स। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं हर बात के दो पहलू होते हैं, तो वैसे ही हम बोलते हैं जब व्हेन वी से डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग, तो इसका मतलब ये है फॉर एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देयर इज another linear programming problem. There is another linear programming problem that is based on same data and it has same objective function. ठीक है, सेम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू, राइट? तो जो हमारे पास आपको क्वेश्चन में गिवन होगा हम उसे बोलेंगे प्राइमल और उस क्वेश्चन का हम डुअल बनाएंगे। ठीक है, तो हमें देखना है कि कैसे हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम किसी और फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि डुअलिटी होती क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम कैसे एक प्रॉब्लम को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम कैसे प्राइमल से डुअल की तरफ जाते हैं। ठीक है, और फिर हम एक दो एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे हमें कन्वर्ट करना है प्राइमल से डुअल में। लेकिन प्राइमल टू डुअल कन्वर्जन से पहले हमें अपनी प्रॉब्लम को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। जैसे हमने सिंप्लेक्स मेथड में देखा था कि कौन सी एक दो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए और हम कैसे सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने से पहले प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। वैसे ही हमें डुअलिटी में भी प्राइमल को पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो सिंप्लेक्स मेथड में हमने कंडीशंस वगैरह देखी थी उससे जरा सा डिफरेंस है, इसलिए आपने दोनों को मिक्स नहीं करना है, अच्छे से समझना है और याद रखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ऐसी कंडीशंस हैं या हमें किन चीजों का ध्यान रखना है और कैसे हमारी प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो आइए पहले वो देखते हैं। देखिए, before writing the dual to an LPP, it is necessary to express it in standard form, right? Standard form का मतलब क्या है? पहली चीज, all the variables in the problem they should be non-negative. ठीक है, ये तो होता ही है कि हमारे जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, जैसे हम x1, x2, x3 लेते हैं, हम बोलते हैं दे शुड ऑल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो हम लास्ट में लिखते हैं ना नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स, वो होते हैं कि ये सारे डिसीजन वेरिएबल्स पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, राइट? अगर चलिए वो आगे देखते हैं। और दूसरी चीज, ऑल द कॉन्स्टेंट्स शुड बी ऑफ लेस देन और इक्वल टू टाइप इफ द प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन एंड इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप इफ मिनिमाइजेशन। ठीक है, तो जैसे हमने इनिशियली जब हमने फॉर्मुलेशन सीखी थी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, तो उसमें हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस लिए थे। तो अगर आपने वहां एक चीज नोटिस की होगी कि मैक्सिमाइजेशन के केस में जो कॉन्स्ट्रेंट्स थे वो सारे लेस देन और इक्वल टू वाले टाइप के थे। ठीक है, और मिनिमाइजेशन वाले केस में जो कॉन्स्ट्रेंट्स थे वो हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू वाले टाइप थे। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए, राइट? तो हमें क्या चीजें देखनी है? एक तो डिसीजन वेरिएबल्स हमारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए, और ये वाला अगर मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो सारे कॉन्स्टेंट्स लेस देन इक्वल टू वाले होने चाहिए, अगर मिनिमाइजेशन का केस है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले होने चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, ये दोनों कंडीशंस अगर नहीं फुलफिल होती हैं, तो हमें देखना है कि पहले ये कैसे करेक्ट करेंगे इन चीजों को। ठीक है, तो पहली कंडीशन नॉन नेगेटिव होने चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और तीसरा जो है x3 वो अनरिस्ट्रिक्टेड है या फ्री है। ठीक है, तो ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है कि हमने इसको क्या करना होता है। अगर कोई भी वेरिएबल इस तरह का होता है जो फ्री है, मतलब वो कोई भी साइन ले सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें उस वेरिएबल को एक्सप्रेस करना है एज अ डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल्स। जैसे हम इसको लिख सकते हैं x4 माइनस x5। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस चीज को, जो भी वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड होगा उसको हमने एक्सप्रेस करना है एज अ डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल्स। आगे जब हम एग्जांपल करेंगे वहां से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये चीज याद रखिए। उसके बाद दूसरा है कि अगर हमारे कॉन्स्टेंट्स दे आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन क्या हुई? मैक्सिमाइजेशन के केस में लेस देन इक्वल टू वाला साइन,
और मिनिमाइजेशन के केस में ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इन केस दे आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन तो हमें क्या करना है, जो गलत डायरेक्शन में है उसको हमने रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ। ऐसा ही करते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू से 20, तो हम क्या कहते हैं, सपोज हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू वाला साइन। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन का केस है, हमें लेस देन इक्वल टू वाला साइन चाहिए। तो रिवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ। तो ये एग्जांपल मैंने पहले भी डिस्कस की हुई है पिछली वीडियोस में, कि अगर हम बोलते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 2, हमें भी पता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं ये साइन रिवर्स हो, तो रिवर्स कब पॉसिबल है, अगर हम दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करें, बन जाएगा -3 और -2, एंड ऑब्वियसली -3 इज लेस देन -2, है ना। तो मतलब जब भी हमें साइन को रिवर्स करना है, हमें दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 के साथ। ठीक है, उससे क्या होगा, ये साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक और चीज, कि अगर आपको जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनमें इक्वालिटी का साइन है, ठीक है, ये तो बात हुई कि इनइक्वालिटीज दे आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन। अगर सपोज कोई कॉन्स्टेंट है जैसे 7x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 30, सपोज ये कांस्टेंट है, अब यहाँ ना तो लेस देन इक्वल टू है ना ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो उस केस में अब हम क्या करें, हमें पता है कि अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है तो हमें साइन चाहिए लेस देन इक्वल टू वाला, है ना, और मिनिमाइजेशन के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अब देखिए, जैसे हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर शॉर्ट में देखा जाए, हम बोलते हैं a इज इक्वल टू 2। अब a इज इक्वल टू 2 को हम a लेस देन इक्वल टू 2 नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू 2 भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, बट हमें क्वेश्चन में दिया है a इज इक्वल टू 2, है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वी एक्सप्रेस दिस इक्वेशन एज टू इक्वेशंस। हम क्या लिखेंगे, हम दो इक्वेशंस बना देंगे इसकी, कि दिस कैन बी रिटन एज 7x1 प्लस 5x2 इज लेस देन और इक्वल टू 30, and 7x1 plus 5x2 is greater than or equal to 30। ठीक है, अगर हम बोलते हैं ना a is less than or equal to 2 and a is greater than or equal to 2, तो इन दोनों में जब and लगता है तो हम कॉमन पॉइंट देखते हैं। तो अगर इन दोनों को एक साथ हम देखें साइमल्टेनियसली, तो इसका रिजल्ट आता है a is equal to 2, है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने जो इक्वालिटी वाली इक्वेशन जो थी हमारे पास, हमने उसको एक्सप्रेस किया एज टू इक्वेशंस, एक में लेस देन इक्वल टू का साइन, एक में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वाला साइन हमें चाहिए होगा, जैसे अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है तो हमें लेस देन चाहिए ना, तो एक वाले में तो लेस देन इक्वल टू है, दूसरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, और फिर ये साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हमें ये चीज करनी है। ठीक है, तो दो चीजें क्या याद रखनी है, एक तो सारे जितने हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं दे शुड बी नॉन नेगेटिव, और दूसरा ऑल द कॉन्स्टेंट्स शुड बी इन राइट डायरेक्शन। अब ये कैसे डिफरेंट है सिंप्लेक्स मेथड से, सिंप्लेक्स मेथड में पहली कंडीशन तो ठीक है वही थी, उसमें था एक तो राइट हैंड साइड सब पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ पर क्या है, हमें राइट हैंड साइड अगर नेगेटिव भी आए तो चलेगा, हमें साइन सही चाहिए इनइक्वालिटी वाला। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है डुअलिटी में, राइट। अब देखते हैं इसके बाद, आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर कि हमें कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कौन सी चीजें चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं एक जनरल फॉर्म में कैसे हम एक एलपीपी को प्राइमल से डुअल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमने ये दो बॉक्सेस बनाए हैं। पहले बॉक्स में येलो वाले में हमने प्राइमल मतलब जो इनिशियल हमें प्रॉब्लम गिवन होगी, और फिर दूसरे बॉक्स में हमने उसका डुअल बनाया है। ठीक है, ये जनरल फॉर्म में हमने लिखा है। तो जनरल फॉर्म में देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2। ठीक है, तो हम इसको इन जनरल क्या लिख सकते हैं, देखिए जो x1 x2 है हम उसको सिंपल x लिख सकते हैं, और साथ में उसकी ये कॉस्ट की वैल्यूज जो होती हैं, कोफिशिएंट्स जो होते हैं, हमने उसको c से लिखा है। ठीक है, तो कॉस्ट एलिमेंट c इंटू एक्स, z इज इक्वल टू c इंटू एक्स। उसके बाद सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, तो कॉन्स्ट्रेंट्स में b हो गया राइट हैंड साइड, फिर ये इनइक्वालिटी का साइन है, तो मैक्सिमाइज है तो हमें ये लेस देन इक्वल टू का ही साइन होना चाहिए, है ना। अब देखिए जैसे हम कॉन्स्ट्रेंट्स लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं ना सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स से 7x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 30।
तो ये जो 30 है ये b को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर 7x1 प्लस x2, तो x2 का यहाँ कोफिशिएंट है 1, है ना। तो 7 और 1 जो है वो इसके कोफिशिएंट्स हैं, तो ये कोफिशिएंट्स बताता है और x अगेन हमारे वेरिएबल को दिखाता है ना। तो इस तरीके से सारे कॉन्स्टेंट्स बनते हैं और लास्ट में हम लिखते हैं नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट, वो होता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं जब हमने सिंप्लेक्स मेथड किया था कि कैसे हम हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2, तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, ये एक सिंगल रो है ना, कॉलम यहाँ पर हम इसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं जहां पर एक सिंगल रो बनती है। ठीक है, कॉलम जितने मर्जी हो, तो इसीलिए ये जो सी वाली वैल्यूज होंगी 2 5 वगैरह वाली, ये हमारा क्या बनाता है, रो मैट्रिक्स दैट कंटेन्स कोफिशिएंट्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, उसी तरीके से x जो है वो क्या बताता है, कॉलम मैट्रिक्स कंटेनिंग द डिसीजन वेरिएबल्स। जैसे हम लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 5 और इसको लिख सकते हैं x1 x2, है ना। तो 2 इंटू x1 प्लस 5 इंटू x2, ऐसे ही होता है मल्टीप्लीकेशन। तो हम कहने का मतलब ये है कि ये जो c वाली वैल्यूज हैं वो रो मैट्रिक्स है, जो x है वो कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद a जो है वो हमें क्या बताता है, अगर बहुत सारी इन इक्वेशंस हैं हमारी, तो जितने कॉन्स्टेंट्स होंगे तो उसके अंदर जितनी वैल्यूज होंगी, जैसे हमने सिंप्लेक्स मेथड में बोला था, हम इसको aij से रिप्रेजेंट करते हैं ना पूरे मैट्रिक्स को, तो कौन सी रो कौन सी कॉलम, हमारे इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनता है। तो A जो है वो हमारा बताएगा मैट्रिक्स कंटेनिंग कोफिशिएंट्स इन द कॉन्स्टेंट्स, और B जो होगा वो हमारा बनता है कॉलम मैट्रिक्स। जैसे अगर दो इक्वेशंस हैं, तो एक इक्वेशन में हमारा राइट हैंड साइड पे है सपोज लेस देन इक्वल टू 30 और दूसरा है लेस देन इक्वल टू 20, तो ये बन गया कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि कॉलम होता है। ठीक है, तो बी हमारा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तो अगर हमें प्राइमल इस तरीके से गिवन है, तो हमें उसका डुअल जब कन्वर्ट करना है, तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल है, क्या चीज करनी है। अगर आप यहाँ पर देखें, हम ये सारी चीजें पहले हटा देते हैं। देखिए, अगर आप डुअल की तरफ देखें, तो वहां हमने क्या लिखा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, मिनिमाइज। ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, जब भी आपके प्राइमल में मैक्सिमाइज वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, तो आपने डुअल में मिनिमाइज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ z लिखा है, तो हम यहाँ कोई और वेरिएबल ले लेंगे, यहाँ हमने कैपिटल G लिया है। ठीक है, उसके बाद जो x वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3, उसकी जगह हम कोई और वेरिएबल लेंगे, सपोज y1 y2 y3, तो उसके लिए देखिए x की जगह हमने लिखा है y। ठीक है, तो इसलिए जो नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर हो जाएगा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब हमारा क्या बच गया है, ए, सी और बी। तो जब हमने प्राइमल से डुअल में जाना है, तो सी की जगह बी आ जाएगा और बी की जगह सी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या आएगा साथ में, बी सिंपल नहीं आएगा, बी डैश आएगा, और सी सिंपल नहीं आएगा, सी डैश आएगा। तो डैश का मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे यहाँ देखो बी डैश को हमने लिखा है ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स, और सी डैश को लिखा है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स जो सी वाला था। ठीक है, तो ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है वी कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम इनटू रो। ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हमारे पास है 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इट्स ट्रांसपोज विल बी, रो का कॉलम बनाना है तो पहली रो है 1 2, इसका बनेगा पहला कॉलम, दूसरी रो है 3 4, इसका बनेगा दूसरा कॉलम, इस तरीके से। ठीक है, तो ट्रांसपोज का मतलब है वी कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ बोलें, यहाँ हमने हमने क्या कहा था, सी की जगह बी आना है, बी की जगह सी आना है, लेकिन देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रो मैट्रिक्स होना चाहिए, और यहाँ बी जो है वो कॉलम मैट्रिक्स में है ना, इस तरीके से होता है ना। रिसोर्स वैल्यूज मतलब जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज होती हैं, कॉलम मैट्रिक्स बनता है। तो जब ये ऊपर आएगा, बी ने ऊपर जाना है, तो यहाँ तो रो मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि एक सिंगल रो में हम सारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं।
तो इसीलिए जब बी ऊपर जाएगा तो यहाँ बी डैश बन जाएगा, और यहाँ सी जो है प्राइमल में वो है रो मैट्रिक्स, लेकिन जब उसने यहाँ आना है नीचे कॉन्स्ट्रेंट्स में तो उसने कॉलम मैट्रिक्स बनना चाहिए, तो इसीलिए रो टू कॉलम करने के लिए हमने यहाँ सी नहीं लिखा है, सी डैश लिखा है। ठीक है, तो एक चीज क्या हो गई, हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स से कॉन्स्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड बनानी है, और जो कॉन्स्ट्रेंट की राइट हैंड साइड है उसको हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ले जाना है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब उसके अलावा लास्ट में क्या बच गया हमारे पास, ए। तो यहाँ ए है, यहाँ हो जाएगा ए डैश, मतलब इसका ट्रांसपोज। तो मतलब यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगा कॉन्स्टेंट्स में, तो जो रोज होंगी उनकी हम कॉलम्स बना लेंगे और कॉलम्स की रोज बन जाएंगी। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। और अगेन यहाँ x की जगह डुअल में y आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने चेंजेस करनी है। तो चलिए अभी यहाँ पर अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल की हेल्प से ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी एग्जांपल। Okay, so this is the first example. Maximize z is equal to 40x1 plus 35x2 subject to दो constraints है and non-negativity constraints, right? तो सबसे पहले हमें क्या चीज देखनी है कि एक तो हमारे जो decision variables हैं they are greater than equal to 0, unrestricted नहीं है, और दूसरा हमें क्या देखना है कि ये signs, देखिए मैक्सिमाइजेशन का केस है और दोनों ही लेस देन इक्वल टू के साइन है, मतलब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, नाउ दिस इज आवर प्राइमल। अब हमें इसको डुअल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डुअल बनाने के लिए हमने क्या कहा, क्या चीजें करनी है। सबसे पहले यहाँ मैक्सिमाइज है, हम लिखेंगे मिनिमाइज, राइट। उसके बाद यहाँ z है, हमने वेरिएबल चेंज करना है, इज इक्वल टू। अब इक्वल टू अभी हम जरा रुकते हैं एक सेकेंड, साथ में अब हमने करने हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, तो हम यहाँ लिखते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे जो बनेंगे। अब देखिए कितने कॉन्स्ट्रेंट्स बनेंगे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या चीज आएगी। यहाँ पर है 40 एंड 35, तो इसका मतलब हमने कहा था ये हमारा जाता है राइट हैंड साइड पे, तो मतलब यहाँ हमारा 40 एंड 35। ठीक है, दो इक्वेशंस आएंगी, और ये जो है राइट हैंड साइड ये जानी है ऊपर, मतलब एक टर्म आएगी 60 वाली, एक आएगी 96 वाली। ठीक है, बीच में आएगा प्लस का साइन, और वेरिएबल्स यहाँ x1 x2 है, हम यहाँ ले लेंगे y1 y2। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो हमारा बन गया। नेक्स्ट चीज हमने इक्वेशंस में साइन क्या होंगे, अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आना है, हमने क्या कहा था, यहाँ पर 2 3 4 3 ये है ना, ये हमारे मैट्रिक्स की वैल्यूज हैं जो हम ए से डिनोट करते हैं। तो हमारा मैट्रिक्स बनता है कैसे, 2 3 4 3। हमने इसका लेना होता है ट्रांसपोज, मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। इसका ट्रांसपोज कैसे बनेगा, पहली रो है इसका पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो है इसका दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो और हमारे पास यहाँ है x1 x2 x1 x2, हमें यहाँ पर लेना है y1 एंड y2, है ना। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2y1 प्लस 4y2, है ना, 2y1 प्लस 4y2। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन के लिए 3y1 3y2, तो बनेगा 3y1 प्लस 3y2। ये हमारे बन गए कॉन्स्ट्रेंट्स, और लास्ट में नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स है x1 x2 की जगह y1 y2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको एक्सप्रेस करना है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये बन गया हमारा प्राइमल से डुअल। अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं, और साथ ही हम इसके मैट्रिसेस देख लेते हैं नीचे, अगर हमें मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो वो चीज कैसे बनती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा पहला वाला जो है दिस इज प्राइमल, और साथ में हमने यहाँ पर लिख लिया इसका डुअल। ठीक है, अब नीचे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में मेंशन किया है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में देखिए यहाँ मैक्सिमाइज मिनिमाइज, z की जगह g, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो हम क्या लिखते थे प्राइमल में, z इज इक्वल टू सी एक्स, है ना, सी एक्स, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, तो ये हमारा होता था a x लेस देन और इक्वल टू b। ये आ गया सारा प्राइमल के लिए। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है डुअल के लिए, डुअल के लिए देखिए ये 6096 है ना, यहाँ पर 6096 है, तो ये B का ट्रांसपोज है, क्योंकि यहाँ कॉलम है, यहाँ ये ऊपर रो बन गई।
तो ये हमारा बन गया बी डैश, राइट। उसके अलावा हमारे वेरिएबल्स x की जगह यहाँ पर है y। उसके बाद सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या था 2 3 4 3 प्राइमल में, है ना। और यहाँ पर इसका ट्रांसपोज बन गया, 2 3 से पहली रो बन गई और 4 3 से दूसरा पहला कॉलम बन गया, और यहाँ पर 4 3 सेकेंड रो से यहाँ पर सेकेंड कॉलम बन गया। तो दिस इज बेसिकली ए डैश ट्रांसपोज, ठीक है। फिर अगेन दूसरा x जो है कॉलम मैट्रिक्स यहाँ बन गया y। फिर लेस देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया। और यहाँ पर ये जो 40 35 है ये क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर आकर ये बन गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स, है ना। तो ये बन गया सी डैश, राइट। और ये जो बी वाला था ये हमारा बना था, यहाँ से अगर ऐसे शो करें, सॉरी थोड़ा सा ढंग से शो करते हैं, थोड़ी सी स्पेस रखकर। आई होप ये तो क्लियर हो गया ना हमने क्या चीज की है। तो यहाँ पर हमारा ए से बना है ए डैश, ठीक है। यहाँ पर सी से यहाँ पर बना है हमारा सी डैश। यहाँ से बी जो है बी से बना है हमारा बी डैश, ठीक है। और x की जगह जहां जहां x था वहां वहां y। तो इस तरीके से वी हैव टू कन्वर्ट आवर प्राइमल टू डुअल फॉर्म, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल था, जितने हमारे वेरिएबल्स थे उतने ही कॉन्स्टेंट्स थे, और हमारे पास जो साइन था वो सेम था, हमें वहां स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर कोई केस ऐसा आता है जहां मिक्स्ड कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं तो उस केस में चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो दिस इज द सेकेंड एग्जांपल, मिनिमाइज का क्वेश्चन है। तो हमारे प्राइमल में मिनिमाइज गिवन है, देन वी हैव z इज इक्वल टू 10x1 प्लस 20x2, सब्जेक्ट टू हमारे तीन कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट। तो यहाँ पर अगेन हमें चेक करनी है कंडीशंस। तो देखिए डिसीजन वेरिएबल्स जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हैं, कोई भी अनरिस्ट्रिक्टेड या फ्री नहीं है, ये कंडीशन ठीक है। दूसरा हमें देखना होता है कि अगर मिनिमाइज है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उसमें सारे की सारे ग्रेटर दैन इक्वल टू के साइन होने चाहिए। तो पहले में ग्रेटर दैन इक्वल टू, दूसरे में ग्रेटर दैन इक्वल टू, थर्ड में लेस दैन इक्वल टू है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, इसको रिवर्स करने के लिए हमें दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो ये हो जाएगा -2x1 प्लस x2, ये बन जाएगा हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये बन जाएगा -6, ठीक है। ये हमारा जब ये हमने इस फॉर्म में लिख लिया तो अब हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब ये प्राइमल क्वेश्चन प्रॉपर है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसके डुअल में, ठीक है। तो डुअल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मिनिमाइज है, हमने करना है मैक्सिमाइज। फिर उसके बाद z की जगह हम लिखेंगे g इज इक्वल टू, अब क्या लिखना है, ये जो राइट हैंड साइड वाले होते हैं ये ऊपर आके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आते हैं, तो मतलब 18 8 और ये बन गया है हमारा -6, राइट। तो ये आ गया -6। अब क्योंकि तीन टर्म्स हैं तो हमें तीन वेरिएबल्स लगाने पड़ेंगे। तो x की जगह हम y लिखते हैं, तो ये बन जाएगा y1 प्लस 8y2, और माइनस है तो हम प्लस माइनस माइनस ही होता है, -6y3 हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। अब कॉन्स्ट्रेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स होते हैं ये हमारे आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ आएगा 10 और 20, हमारे अब दो ही कॉन्स्टेंट्स बनेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं साइंस। तो साइंस जो है वो हमारे क्या बनने हैं, मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है तो लेस देन इक्वल टू, राइट। उसके बाद हम चलो ये भी लिख लेते हैं नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स, वो क्या बनने हैं हमारे तीन है ना वेरिएबल्स, तो y1 y2 y3, दे ऑल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमें कैसे वैल्यूज लिखनी है। तो देखिए हम पहले यहाँ अगर मैट्रिक्स देखें तो हमारा इधर प्राइमल में मैट्रिक्स बनता है 3 2 1 3 -2 और 1, यही बनता है ना। अब क्या करना है, हमें इसका ट्रांसपोज लेना होता है। तो ट्रांसपोज कैसे बनता है,
फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बनेगा, तो मतलब 3 और 2। सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम बनेगा 1 3, और यहाँ से -2 और 1, ठीक है। और हमें मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? वेरिएबल्स हैं हमारे y1 y2 y3, 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो मतलब दो इक्वेशंस हमारी यहाँ पर बनेंगी, ठीक है। तो दो इक्वेशंस कैसे बनेंगी? 3 इंटू y1, 1 इंटू y2 -2 इंटू y3। तो ये बन गया हमारा 3y1 प्लस y2 माइनस 2y3, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 10। ये क्लियर है? उसके बाद अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी? सेकेंड रो से। तो हमारी सेकेंड रो क्या कहती है? 2 इंटू y1, 3 इंटू y2, 1 इंटू y3। तो ये बन जाएगा 2y1 प्लस 3y2 प्लस y3, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये बन गया हमारा प्राइमल से सारा डुअल फॉर्म में, ठीक है। तो आई होप अब यहाँ पर आपने क्या चीज देखी? पहले क्वेश्चन में तो दो वेरिएबल्स थे, दो ही कॉन्स्टेंट्स थे, तो हमारा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। लेकिन यहाँ पर हमारे देखिए दो ही वेरिएबल्स हैं लेकिन कॉन्स्टेंट्स 3 हैं। तो क्योंकि हमारे कॉन्स्टेंट्स से ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनना है, तो इसलिए क्योंकि 3 कॉन्स्टेंट्स थे तो हमें 3 वेरिएबल्स लगाने पड़े, ठीक है। और क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दो ही वैल्यूज थी तो इसलिए वो कॉन्स्टेंट बनने थे, तो हमारे कॉन्स्टेंट्स दो ही बने, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में देखते हैं। ये देखिए, ये पहले हमारा प्राइमल, यहाँ हमने थर्ड इक्वेशन को ऑलरेडी माइनस से मल्टीप्लाई कर रखा हुआ है। फिर यहाँ से बन गया हमारा डुअल, और नीचे ये हमने बना रखा है मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में अब कैसे लिखना है ये आपको क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से आप खुद भी एक बार ट्राई कीजिए और यहाँ से वैल्यूज मैच कर लीजिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन बची होगी वो भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा लास्ट एग्जाम्पल। So the example is maximize z is equal to 8x1 plus 10x2 plus 5x3 subject to we have 1 2 3 4 constraints and then non-negativity constraint, ठीक है। अब कन्वर्ट करने से पहले हम कंडीशंस देखते हैं। तो पहली कंडीशन, सारे वेरिएबल्स हमारे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, कोई भी अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। दूसरी चीज हमें देखनी है कि जो हमारे साइंस हैं कॉन्स्ट्रेंट्स में, वो सब क्या होने चाहिए? मैक्सिमाइज का केस है ना, तो सब लेस दैन इक्वल टू होने चाहिए। तो पहली इक्वेशन सही है, लेस दैन इक्वल टू, दूसरे में भी लेस दैन इक्वल टू। अब नेक्स्ट में ग्रेटर दैन इक्वल टू है और उसके बाद इक्वालिटी का साइन है, ठीक है। तो मतलब इन दोनों को हमें पहले करेक्ट करने की जरूरत है। तो हम करेक्ट कैसे करेंगे? देखिए, पहली इक्वेशन सही है, दूसरी सही है, तीसरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे? साइन रिवर्स करना है ना, तो साइन रिवर्स करने के लिए वील मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। तो -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा -x1 -x2 -x3 लेस देन और इक्वल टू -2, राइट। अब नेक्स्ट जो है इक्वालिटी का साइन है, तो हमने क्या कहा था? जब भी इक्वालिटी का साइन है तो हम उस इक्वेशन को एक्सप्रेस करेंगे एज टू इन इक्वेशंस, एक लेस देन इक्वल टू वाली, एक ग्रेटर देन इक्वल टू वाली। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x1 प्लस 2x2 माइनस x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड 3x1 प्लस 2x2 माइनस x3। चलो पहले हम लेस देन वाला ही रखते हैं, फिर हम लास्ट वाली को ही चेंज करेंगे, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। दो इक्वेशंस हो गई। अब इन दोनों में से लेस देन वाली ठीक है, हमें इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट नेक्स्ट वाली में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो इसको फिर से साइन रिवर्स करने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स। तो ये बन जाएगा -3x1, ये हो जाएगा प्लस की जगह माइनस, और ये माइनस की जगह प्लस, ठीक है। और ये साइन रिवर्स हो जाएगा, ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू का साइन, और यहाँ पर -8, ठीक है। अब हमारी ये सारी इक्वेशंस जो हैं, इन इक्वेशंस जो हैं वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग बन गई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम को पहले ठीक से लिख लेते हैं, उसमें हम ये सारी जो चेंजेस हमने किए हैं वो इंक्लूड करेंगे, उसके बाद हम उसका डुअल फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं इसका प्राइमल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए यहाँ पर हमने लिख ली सारी इक्वेशंस। अब ये हमारा है प्राइमल, राइट। हमें इसका बनाना है डुअल। तो डुअल के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम यहाँ बनाते हैं, मैक्सिमाइज का कर देना है मिनिमाइज, ठीक है। z की जगह हम लिखेंगे g इज इक्वल टू, अब क्या करना है, हम
ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या करते हैं, ये जो राइट हैंड साइड वाली सारी वैल्यूज होती हैं वो लिखते हैं। तो हमारी टर्म्स क्या बनेंगी, एक तो 4, देन 12, -2, 8 एंड -8। ठीक है, यही बनेगा। अब x की जगह हमें y लेना है, तो ऑब्वियसली अगर 5 टर्म्स हैं तो y1 प्लस y2 प्लस माइनस माइनस होता है तो -2y3 प्लस 8y4 -8y5। ठीक है, ये बन गया। नाउ कॉन्स्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स क्या बनेगा अब, एक तो पहले हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या बनेगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, तो वो है 8 10 5, मतलब हमारी अब 3 इक्वेशंस बननी है, 8 10 5, ये 3 इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, साइंस यहाँ सारे लेस देन वाले हैं, राइट, इधर हमारे सब ग्रेटर देन वाले हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, और वैसे भी मिनिमाइज का क्वेश्चन है तो यहाँ साइंस ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कोफिशिएंट्स। चलो उससे भी पहले हम नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स लिख लेते हैं, y1 y2 y3, जितने भी वेरिएबल्स हैं y4 y5, ऑल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें चाहिए ये सारी वैल्यूज, तो वो हम अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो हमें क्या कर लेना है, फटाफट से हमने पहले मैट्रिक्स बना लेना है और फिर मैट्रिक्स की हेल्प से हमने सारी इक्वेशंस लिख लेनी है। ठीक है, तो अगर हमें मैट्रिक्स बनाना हो तो देखिए हमारा किस तरीके से बनेगा, इस प्राइमल का बनाना है। ठीक है, तो देखिए हमारे वेरिएबल्स क्या हैं, x1 x2 x3, यही 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहली अगर इक्वेशन देखो तो हमारे पास x1 का कोफिशिएंट है 1, x2 नहीं है, और x3 का है -1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में वी हैव 2x1 4x2 x3 नहीं है, नेक्स्ट में सबका -1 -1 -1 है, फिर नेक्स्ट इक्वेशन में 3 2 -1। ठीक है, और फिर लास्ट में वी हैव -3 -2 एंड +1। ठीक है, अब जब हमें इसका डुअल बनाना है हम क्या करते हैं, हमें इसका ट्रांसपोज लेना होता है। ट्रांसपोज मतलब रोज का कॉलम बना देना है। तो हमारे पास देखिए पहली रो है 1 0 -1, तो इसका फर्स्ट कॉलम बनेगा 1 0 -1। सेकेंड रो है 2 4 0, तो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 2 4 0। थर्ड है -1 -1 -1, तो थर्ड कॉलम बन जाएगा -1 -1 -1। फोर्थ रो है 3 2 -1, ये बन जाएगा नेक्स्ट कॉलम 3 2 -1, और लास्ट में है -3 -2 1 -3 -2 1, ये बन गया हमारा ट्रांसपोज। ठीक है, अब ट्रांसपोज जब बन जाएगा, अब आपको क्या चीज देखनी है, वेरिएबल कौन सा लगाना है, तो उसके लिए आप क्या करो, y वाले हैं ना सारे, y1 y2 y3, ये अपनी हेल्प के लिए आप लिख लो। ठीक है, ये लिख लिए हमने। अब सिंपल है, अब पहली इक्वेशन बन जाएगी पहली रो से, सेकंड इक्वेशन सेकंड रो से, थर्ड इक्वेशन थर्ड रो से। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बन जानी है, पहला है 1 इंटू y1, सिंपल y1, देन वी हैव 2 y2, देन माइनस y3, देन प्लस 3y4 एंड देन -3y5। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 0 इंटू y1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर है 4y2, then -y3 plus 2y4 minus 2y5। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा -1 इंटू y1 है तो -y1, फिर y2 के साथ 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, देन -y3 -y4 प्लस y5। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी कंफ्यूजन हो कि अब हम कैसे इक्वेशंस बनाएं, तो प्राइमल की कॉन्स्ट्रेंट्स का पहले मैट्रिक्स बना लो, उसका फिर ट्रांसपोज ले लो और उसकी हेल्प से आप अपनी इक्वेशंस बना लो। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, अब हम इसको थोड़ा सा पहले क्लियर फॉर्म में लिखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे हमने क्या बनाया है, उसके बाद आगे की सिचुएशन देखते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर प्राइमल और डुअल दोनों लिख लिए। ठीक है, दिस इज प्राइमल एंड दिस इज डुअल। अब यहाँ आपको एक चीज कंसिडर करनी है, वो क्या है, हम क्या कहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितनी टर्म्स होती हैं हमारे उतने कॉन्स्ट्रेंट्स बनते हैं ना। ठीक है, और जितने हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं उतने ही
वेरिएबल हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ फॉर एन n वेरिएबल m constraint लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है, अगर प्राइमल है ये, तो इसका डुअल क्या होना चाहिए? इट शुड बी m वेरिएबल n constraint LPP, ठीक है, जो उसका डुअल बनेगा। ऐसा ही होना चाहिए ना, यही चीज हमने अभी कही। तो इसका मतलब अब देखिए हमारा यहाँ पर देखिए कितने बन रहे हैं हमारे डुअल में, वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं, y1 y2 y3 y4 y5, 5 वेरिएबल आ रहे हैं, है ना। और कॉन्स्ट्रेंट्स कितने आ रहे हैं? 3 कॉन्स्ट्रेंट्स, राइट। इसका मतलब, और लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो हमने प्राइमल, देखिए ये चीज जो हमें कंपेयर करनी है ना, वो कंपेयर करनी है ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ। ये तो हमने करेक्शंस करके इसको प्राइमल बनाया ना, हमने इस चीज को नहीं देखना है। जब हमने कंपेयर करना है ये वाली कंडीशन को, तो हमने ओरिजिनल क्वेश्चन जो था हमने वो कंसिडर करना है, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पर जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, ये था ओरिजिनल क्वेश्चन, हमने लिखा है, ये है प्राइमल, फिर से लिख देते हैं प्राइमल एंड डुअल। तो यहाँ पर देखिए हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में इट वाज 3 वेरिएबल एंड 1 2 3 4 कॉन्स्ट्रेंट्स LPP, है ना, ये प्राइमल था। तो इसका मतलब डुअल क्या होना चाहिए हमारा? डुअल शुड बी 4 वेरिएबल एंड 3 कॉन्स्ट्रेंट, रिवर्स कर देना ना, 3 कॉन्स्ट्रेंट, ऐसा होना चाहिए LPP डुअल में। लेकिन अब देखिए हमारे पास डुअल में कॉन्स्ट्रेंट्स तो 3 ही आ रहे हैं, ये कंडीशन ठीक है, लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं? 5, ठीक है। इसका मतलब एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो हमें इस चीज को रिजॉल्व करना पड़ेगा। हमारा जो फाइनल आंसर डुअल आना चाहिए उसमें 4 ही वेरिएबल्स आने चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यूजुअली ऐसा कब होता है? जब इक्वालिटी का साइन आता है, क्योंकि इक्वालिटी की वजह से एक इक्वेशन हमारी ऐड हो गई थी ना, एक्स्ट्रा हो गई थी, तो उसी की वजह से हमारा एक वेरिएबल भी ज्यादा हो गया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वालिटी वाली जो इक्वेशन थी, ये लास्ट वाली थी ना, इसमें हमारा y4 और y5 था, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, विल एक्सप्रेस दिस y4 माइनस y5, द डिफरेंस ऑफ दीज टू, एज वन वेरिएबल y6, ठीक है। इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे तो हमारी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं वो हम कैसे करेंगे। हमारे पास ये डुअल बन के आया था, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, विल राइट y4 माइनस y5 एज y6, ठीक है, लेट। तो हमारा अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, मिनिमाइज z, सॉरी यहाँ पर g है, मिनिमाइज g इज इक्वल टू, अगर पीछे भी ये गलती है तो आप ये करेक्ट कर लीजिएगा। मिनिमाइज g इज इक्वल टू 4y1 प्लस 12y2 माइनस 2y3, इन दोनों में देखिए 8 कॉमन है, ये ऑब्वियसली कॉमन आएगा, क्यों? क्योंकि हमारी ये एक ही इक्वेशन में से दो निकल कर आए थे, ठीक है। तो प्लस 8 इंटू y4 माइनस y5 है ना, तो इसकी जगह हमने लिख देना है, दिस इज इक्वल टू 4y1 प्लस 12y2 माइनस 2y3 प्लस 8y6, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब हम लिखते हैं इसके कॉन्स्ट्रेंट्स। तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स हमारा बनेगा y1 प्लस 2y2 माइनस y3 प्लस 3 इंटू y4 माइनस y5 है, तो हम इसको इसकी जगह लिख सकते हैं y6, ठीक है। हम सिंपली लिखते हैं 3y6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। वैसे ही दूसरी इक्वेशन में 4y2 माइनस y3 प्लस 2 कॉमन लेंगे अगर, तो y4 माइनस y5 बन गया y6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। और थर्ड इक्वेशन में माइनस y1 माइनस y3, अब ये है माइनस y4 प्लस y5, तो हमें लेना है y4 माइनस y5 लेना है ना, इसको एक्सप्रेस करना है।
तो अगर हम बाहर माइनस का साइन लगाएं तो इसको ओपन करने पर बन जाएगा -y4 -y प्लस y5। तो इसका मतलब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं y6 के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा -y6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। और लास्ट में नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स, अब क्या हो जाएगा y1 y2 y3 ये तो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, बट y6 बन जाएगा अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड, जैसे हम बोलते थे ना कि अगर अनरिस्ट्रिक्टेड है तो एक्सप्रेस करेंगे उसको एज अ डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल्स। अब यहाँ डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल्स हमारे पास है, तो इसका मतलब वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। क्यों अनरिस्ट्रिक्टेड होगा? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि y4 और y5 दोनों नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इनका दोनों का डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। मतलब देखो, अगर y4 3 है और y5 2 है तब तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर y4 2 है y5 3 है तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये वाला वेरिएबल जो है हमारा, इट इज फ्री इन नेचर, इट कैन अज्यूम एनी वैल्यू, है ना। तो इसीलिए हम जब भी डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल्स हमने लिया है तो उसका हम उसको जिस वेरिएबल से एक्सप्रेस कर रहे हैं वो उसको हमने लिखना है दैट इज अनरिस्ट्रिक्टेड और फ्री इन नेचर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये इसलिए क्योंकि अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा, जो वैसे तो हम वही लास्ट क्वेश्चन रखने वाले थे, लेकिन उसमें हमने एक चीज देखी कि हमारे पास जब हमारे पास इक्वालिटी का साइन था क्वेश्चन में, तो हमें जब उसका डुअल मिला तो उसमें एक वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन आया। ठीक है, तो अगर अनरिस्ट्रिक्टेड हो क्वेश्चन में तो हमारे फाइनल डुअल में इक्वालिटी का साइन आता है। ठीक है, वही चीज दिखाने के लिए हम ये एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3। दो कॉन्स्टेंट्स हैं x1 और x2, दो वेरिएबल्स हैं जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन एक है अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। ठीक है, तो हमें ये चीज करेक्ट करनी पड़ेगी। उसके अलावा हमें क्या चीज ठीक करनी है, यहाँ पर देखिए जो साइंस हैं, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का केस है तो दोनों लेस देन होने चाहिए थे, तो पहला तो ठीक है, दूसरे में गड़बड़ है। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली कंडीशन हम वेरिएबल्स को ठीक करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम x3 को एक्सप्रेस करेंगे एज डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल्स x4 एंड x5। ठीक है, वेयर x4 एंड x5 आर बोथ नॉन नेगेटिव नंबर्स। तो इसकी वजह से हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चेंज आएगा। क्या होगा, पहली दो टर्म्स ठीक रहेंगी। यहाँ पर हो जाएगा 7x3 की जगह x4 माइनस x5। तो हमारे पास इसको और एक्सपैंड करेंगे तो ये बन जाता है 7x4 माइनस 7x5। ठीक है, उसके अलावा पहला कॉन्स्ट्रेंट है उसमें और बाकी सब ठीक है, सिर्फ हमें x3 की जगह x4 माइनस x5 करना है। तो ये एक्सपैंड करके 3x4 माइनस 3x5 होगा। और दूसरी इक्वेशन में एक तो हमें ये चीज करनी है, ये वाला x3 की जगह x4 माइनस x5 करना है, ये हो जाएगा 2x4 माइनस 2x5। दूसरा चीज हमें साइन रिवर्स करना है, तो साइन रिवर्स हम करने, इसको हम पहले लिख लेते हैं पूरा, x2 प्लस 2x3 की जगह ये आ गया 2x4 माइनस 2x5 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है ना। तो हमें साइन रिवर्स करना है, तो हमें रिवर्स करने के लिए दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ। तो ये हो जाएगा -4x1 प्लस x2, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस का प्लस, यहाँ -15 और हमारा साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंजेस हमारे क्वेश्चन में होंगी। तो अब हम पहले इसको, ये सारी करेक्शंस को, एडजस्टमेंट्स को हम बीच में इंक्लूड करके देखते हैं कि हमारा प्राइमल क्या बनता है, उसके बाद हम उसका डुअल देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बनता है हमारा प्राइमल। ठीक है, हमने यहाँ सारी चीजें देख ली हैं। अब इसके बाद दिस इज द प्राइमल। अब हम इसका डुअल बनाते हैं। डुअल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैक्सिमाइज की जगह हम लिखेंगे मिनिमाइज, z की जगह आ जाएगा g इज इक्वल टू, दो है यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट्स, तो हमारे यहाँ दो आएंगे 10 और -15। तो हम लिख लेते हैं y1 एंड y2। ठीक है, 10y1 माइनस 15y2।
उसके बाद सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। अब यहाँ पर कितने हैं, 4 है ना, तो इसका मतलब हमारे पास 4 कॉन्स्ट्रेंट्स बनेंगे, 3, 5, 7, -7, राइट। साइंस क्या है, लेस देन इक्वल टू के, यहाँ बन जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू के साइंस, ठीक है। अब हमें साथ में हम यहाँ भी लिख लेते हैं, दो ही वेरिएबल्स हैं y1 एंड y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें देखना है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए जब भी कंफ्यूजन हो कि क्या करें, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेना है। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारे पास है x1 x2, अब x3 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे प्राइमल में x1 x2 x4 x5 है, ठीक है। अब हम इसका मैट्रिक्स बनाते हैं प्राइमल का, ये बनेगा 1 1, फिर 3x4 है और -3x5 है, और दूसरे में -4x1 + x2 -2x4 एंड 2x5 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज बनाना है। तो ट्रांसपोज क्या बनेगा, पहली रो से बनेगा पहला कॉलम, मतलब 1 1 3 -3, और दूसरे से बनेगा दूसरी रो से दूसरा कॉलम, -4 1 -2 एंड 2, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं y1 और y2। तो पहली रो से पहली इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड, दूसरे से थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारा ये बन जाएगा पहला y1 -4y2, ठीक है। दूसरा बनेगा y1 + y2, फिर तीसरा बनेगा 3y1 -2y2, और फिर -3y1 + 2y2, ठीक है। अब हम इसको, ये हमारा बन गया पूरा प्राइमल का डुअल, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा पहले ठीक तरीके से देखते हैं और फिर आगे की चीजें देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये लिखा था प्राइमल, और ये लिखा था, इसका बन के आया हमारे पास डुअल, ठीक है। अब अगेन हमें ये चीज देखनी है कि हमने क्या कहा था, फॉर n वेरिएबल m constraint LPP in primal we have m variable n constraint LPP, है ना, इन डुअल। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सॉरी y1 y2 दो वेरिएबल हैं, डुअल में है वी हैव 2 वेरिएबल, और कॉन्स्ट्रेंट्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। तो हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें क्या था, आइए पहले वो देख लें। तो देखो ये हमारे पास था ओरिजिनल क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास है 3 वेरिएबल एंड 2 कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। तो डुअल में क्या होना चाहिए, 2 वेरिएबल 3 कॉन्स्ट्रेंट्स, राइट, ये होने चाहिए डुअल में। हमने कंपेयर किससे करना है, हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास डुअल में वी हैव 2 वेरिएबल्स y1 एंड y2, ये ठीक है, लेकिन कॉन्स्ट्रेंट्स कितने हैं, 4, है ना, जबकि होने कितने चाहिए थे, 3। तो अब हम इस चीज को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखो, अगर आप इन दो चीजों को देखो, ये जो दो हैं आपको कुछ सिमिलैरिटी लग रही है इसमें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3y1 -2y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, और ये माइनस साइन अगर माइनस से वापस मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा -3y1 का बन जाएगा 3y1, प्लस का हो जाएगा -2y2 ग्रेटर देन इक्वल टू का बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 7, है ना। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, लेकिन साइन अलग अलग है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम 3y1 -2y2 इक्वल टू 7 लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब इन दो इक्वेशंस को हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करके एक सिंगल इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अब फाइनल डुअलिटी कैसे बन जाएगी, हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, मिनिमाइज g इज इक्वल टू 10y1 -15y2 सब्जेक्ट टू पहला कॉन्स्टेंट y1 -4y2 is greater than equal to 3, then y1
प्लस y2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 और इन दोनों को कंबाइन करके हम लिखेंगे माइनस माइनस नहीं आएगा 3y1 प्लस 2y2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और फिर लास्ट में y1 एंड y2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ओरिजिनल क्वेश्चन हमने फिर से यहाँ लिखा हुआ है फॉर कंपैरिजन। प्राइमल में वी हैव 3 वेरिएबल्स 2 कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, और यहाँ डुअल में वी हैव 2 वेरिएबल्स 3 कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल्स y1 y2 एंड 3 कॉन्स्टेंट्स। तो इसका मतलब अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारी सिचुएशन अब साफ है, अब क्लियर है, अब इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन डुअलिटी में। तो हमने कोशिश की है कि डुअलिटी में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपको क्लियर हो जाएं विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज एग्जांपल्स, इसीलिए हमने 4 एग्जांपल्स ली हैं। तो हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। सो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। इसी के साथ आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।